हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपन जो यूनिट नंबर 4 चल रही थी उसका अपन लास्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी मैथमेटिकल फिजिक्स की। उसके बाद अपन बात करेंगे, देखो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अपने पास नियत विभव वितरण वाले गोले के बाहर व अंदर विभव। अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा, अभी तक हमने जो इक्वेशन लिखी थी, जैसे वेव इक्वेशन लिखी थी, तरंग समीकरण लिखी थी, लाप्लास समीकरण लिखी थी, विसरण समीकरण लिखी थी, डिफ्यूजन इक्वेशन लिखी थी। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व करने का तरीका बताया और आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व करने का तरीका बताया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सॉल्व करने में भी तरीका बताया। यानी उन सबको अपन क्या कर चुके, सॉल्व कर चुके। अब मैं आपको कुछ बाउंड्री कंडीशन तो बता दी थी कि कुछ बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाती है, कोई बॉक्स होता है, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, वो बता दिया था। अब एक आपके पास सिलेबस में दिया हुआ है कि कोई सरफेस होता है, यानी कोई स्फीयर होता है, उसको यदि आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, किस में रखते हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके जो सरफेस है, सरफेस के अराउंड में, यानी हो सकता है उसके बाहर और उसके इनसाइड की यदि बात करें या उसके सरफेस पर बात करें कि वहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, तो वो अपन को आज इस बाउंड्री कंडीशन से देखना है। किसके द्वारा, जो अपन ने मैथमेटिकल फिजिक्स में जो अपने इक्वेशन काम में लिए। कौन सी इक्वेशन, लाप्लास समीकरण। जो क्या होती थी लाप्लास समीकरण, आप जानते हो क्या होती थी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन होती थी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी अपन बात करें तो ये वाली इक्वेशन अपन को क्या करनी है, यहाँ पे काम में लेनी है। तो देखो यहाँ तक जो अपन जानते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई भी एक गोला माना, यानी कोई भी क्या माना, मैंने एक स्फीयर माना। उस स्फीयर को मैंने कहाँ रख दिया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास, E0 है। कितना है, E0 है। तो यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, यानी ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यहाँ से क्या होगा, जब कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से जाएगी जैसे मैंने बनाई है। वैसे अपना यहाँ पे इसका कोई रोल है नहीं, अपने को तो मेन चीज ध्यान देनी इसकी बाउंड्री कंडीशन। तो अपन क्या कहना चाहते हैं कि जो ये स्फीयर है, इसका जो सरफेस है उसको क्या किया, मैंने ग्राउंडेड किया। यदि आप जानते हो कि किसी भी चालक वस्तु यानी कंडक्टिंग स्फीयर को आप यदि उस ग्राउंडेड कर देते हो तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, आप अच्छे से जानते हो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। बिल्कुल राइट। यदि 0 होता है तो मैं कह सकता हूँ कि यदि इसके मैं सरफेस की बात करूँ, तो यदि इसके सरफेस की बात करूँ तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो मैं कौन सी इक्वेशन काम में ले रहा हूँ, लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 होता है। इस फाई की जगह मैं यहाँ पे क्या काम में ले रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं कहाँ पे काम में ले रहा हूँ, इसको मैं काम में ले रहा हूँ कौन सी इक्वेशन से के द्वारा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो अपन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, या जो इसके सॉल्यूशन निकाले थे, जिसमें इसका सॉल्यूशन आया था लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के या लीजेंड्रे बहुपद के रूप में। तो उस सॉल्यूशन को अपन काम में लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे आपको यदि आप देखोगे, यदि मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला था डेल स्क्वायर, क्या सॉल्यूशन निकाला था मैंने, डेल स्क्वायर जो साई था इसको यदि मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखा था, फिर छरों की पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम में लिया था, फिर वो टेक्निक काम में लेने के बाद अपने पास आर, थीटा और फाई अपने पास 3 सॉल्यूशन आए थे। तो देखो एक आर का सॉल्यूशन तो अपने पास ये आया था जिसमें श्रीधर आचार्य विधि लगाई थी, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाई थी, वहां से श्रीधर आचार्य विधि लगाई थी, 2 सॉल्यूशन आए थे। एक तो ये आया था ए एन आर की पावर एन प्लस दूसरा आया था बी आर की पावर एन। ये तो किससे आया था, श्रीधर आचार्य से। एक अपने पास लीजेंड्रे की टर्म बनी थी थीटा फाई के लिए, तो थीटा के लिए जो अपना सॉल्यूशन आया था वो किस में आया था, पी एन कॉस थीटा की टर्म में आया था, पता है आपको, पी एन कॉस थीटा की टर्म में। अब यदि मैं बात करता हूँ कि अपना एक फाई का भी सॉल्यूशन आया था, यदि आपका याद होगा तो 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई, इस टाइप का कोई सॉल्यूशन आया था। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा है, देखो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन कैसे लिखी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने क्या माना, कोई स्फीयर माना। यदि मैं बात करता हूँ r इज इक्वल टू ए पर, क्या बात करता हूँ मैं, r इज इक्वल टू ए पर, यानी क्या हूँ, r इज इक्वल टू ए, यानी ये r यहाँ पे क्या, देखो r क्या होता है, कोई भी स्फीयर है उसमें क्या होगी, r रेडियस होगी, थीटा क्या होता है, एंगल होता है, और फाई भी क्या होता है, एक एजिमुथल एंगल होता है। तो यदि मैं बात करता हूँ कि जो स्फीयर है इसको जेड अक्ष के अनुदिश रखा है, तो इसमें जेड अक्ष के अनुदिश रखा है, तो अब इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे एजिमुथल एंगल कहाँ होगा, यानी जो द्विगंशी कोण होगा वो यहाँ पे होगा या नहीं होगा, बताओ। द्विगंशी कोण मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई एक्सिस होता तो उसके बीच से यहाँ तक बनने वाला कोण फाई होता, पर एजिमुथल एंगल यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो अपन को केवल पोटेंशियल की टर्म देखनी है, तो इसमें क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, 0। जब फाई इक्वल टू 0 होगा तो देखो फाई यहाँ पे होगा ही नहीं, नॉट डिपेंडेंट है, तो अपने पास जो एम की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी आपकी, 0। तो इस वजह से ये वाली टर्म यहाँ पे अपन ने क्या किया है, काम में नहीं ली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फाई वाला सॉल्यूशन आया था वो काम में नहीं लेना है।
अब देखो मैंने बात की कि अब मैं मानता हूँ कि अपन ने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाते, तो मैंने दो बाउंड्री कंडीशन लिखी है। यदि मैं साई इज इक्वल टू ए थीटा लगाता हूँ तो आपके पास देखो, वैसे तो आप जानते हो कि कंडक्टिंग क्या हो जाता है, विभव जीरो हो जाता है, पर यहाँ पे क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस जो ग्राउंडेड के कारण होगा वो तो जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण भी पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है पोटेंशियल अंदर भी निकालना हो बाहर भी निकालना हो, तो वो पोटेंशियल अपन को फाइंड करना है। तो यदि मैंने लिखा है कि देखो जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन के यदि सरफेस पर बात करूँ तो साई क्या मान लिया, ए थीटा को मैं क्या लिखूंगा, एफ थीटा, यानी कोई भी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, एफ थीटा होगा, यदि मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे यही बाउंड्री कंडीशन लगाई है, आर इज इक्वल टू ए पर साई आर थीटा होगा, यानी आर इज इक्वल टू ए, यानी ये आर है, इसकी रेडियस है, इसकी जगह मैं ए काम में लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, साई आर थीटा की जगह एफ थीटा। और यदि मैं बात करता हूँ कि आर इज इक्वल टू इन्फानाइट ले जाऊँ तो आर इज इक्वल टू इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट तो आप कुछ लिमिट है नहीं उसकी, इन्फानाइट है, यानी वो क्या कह सकते हैं अपन, इनवैलिड है, यानी यहाँ पे क्या आप इन्फानाइट बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, तो वहाँ पे मैं मानता हूँ कि वहाँ पे साई कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, ये दो बाउंड्री कंडीशन आपको याद रह गई तो ये वाला डेरिवेशन आराम से हो जाएगा, ये वाली दो बाउंड्री कंडीशन और एक इसका जो सॉल्यूशन होता है डेल स्क्वायर साई का, ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दी दो, एक तो सॉल्यूशन और एक बाउंड्री कंडीशन आपको ध्यान में रह जाती है तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखो इसको समझना कैसे है, डेरिवेशन को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने बात की कि गोले के अंदर विभव और बाहर विभव की बात करेंगे, तो फर्स्ट मैंने लिख लिया गोले के बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। यदि मैं आउटसाइड ऑफ स्फीयर की बात करता हूं तो इसमें मान लिया कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो लाप्लास इक्वेशन है, आप जानते हो, और डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि वहां पे चार्ज डेंसिटी है या नहीं है, बताओ क्या वहां पे चार्ज डेंसिटी है या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, बताओ नहीं होगी। आप जानते हो कि जब डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो लाप्लास समीकरण काम में ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं होगी। अपने पास होती कब, यहाँ पे जब अपन पॉइजन इक्वेशन काम में लेते रो अपन एप्सिलॉन नॉट वाला, तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी होती, पर यहाँ पे तो नहीं होगी, तो अपन कह सकते हैं कि इस यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है कि लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन, लाप्लास समीकरण अपना ये था, इसको मैं यदि चरों की पृथक्करण विधि से सॉल्यूशन निकालता हूँ तो आपका सॉल्यूशन आएगा साई आर थीटा, फाई भी आता, पर फाई यहाँ पे क्या है, द्विगंशी कोण क्या है, जीरो है, एजिमुथल एंगल फाई क्या आता है यहाँ पे जीरो है, इसकी वजह से एम इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि कोई भी स्फीयर होगा वो क्या होगा, किसी एक्स के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, तो अपन कह सकते हैं कि जो सममिति के कारण जो द्विगंशी कोण है वो क्या होता है, शून्य, इसलिए मैंने एम इज इक्वल टू क्या लिया है यहाँ पे, जीरो। तो जब एम इज इक्वल टू जीरो होता है तो सॉल्यूशन से फाई वाली टर्म तो गई, अपने पास एक तो आर का सॉल्यूशन बचा, एक थीटा का सॉल्यूशन बचा। तो देखो मैंने यहाँ पे आर का सॉल्यूशन लिख दिया और यहाँ पे जो एन लिखा है तो उस एन की वैल्यू एन पर डिपेंडेंट रहेगी, एन इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, सिग्मा। और जो पी एन कॉस थीटा ये लीजेंड्रे का सॉल्यूशन था, जिसका नाम लीजेंड्रे की सहायता से निकालते थे, तो ये क्या हो गया अपने पास पॉलिनोमियल पी एन कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस एम का तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एम वाली टर्म लिखी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी कि एम इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो अनंत पर विभव का मान है, यानी जब आर इज इक्वल टू इन्फानाइट लेते हो तो अनंत पर विभव का मान शून्य हो जाता है ए एन इज इक्वल टू जीरो के केस में। क्यों, इसका रीजन समझो। अनंत पर विभव का मान क्या हो जाए, शून्य। यदि मैं बात करता हूँ आर इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, अनंत लेता हूँ, तो यदि आर इज इक्वल टू अनंत लेता हूँ तो साई क्या हो जाना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सही है, क्या बताऊँ। यहाँ पे तो आपको पता है कि ये कंडीशन सही है, पर यहाँ पे यही चीज अप्लाई करो कि जब आर इज इक्वल टू इन्फानाइट लेते हैं तो इन्फानाइट का मतलब क्या हुआ, बताओ इन्फानाइट का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे जब r इज इक्वल टू इन्फानाइट लोगे तो इन्फानाइट की पावर n, यानी इसमें यही टर्म शून्य हो सकती है, क्या ये शून्य हो सकती है, क्या, देखो ये क्या होगा आपका इन्फानाइट की पावर माइनस n, तो क्या मैं इसको इन्फानाइट की, यहाँ पे इन्फानाइट आ गया पर यहाँ पे इसकी पावर क्या साथ में +1 भी है, यानी ये जीरो तो नहीं हो सकता, ये वाली टर्म तो जीरो नहीं हो सकती। जीरो कौन सा होगा अपना, इसके साथ ये वाला होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको क्या माना, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनंत पर विभव का मान यदि शून्य होता है, कब, जब ए एन इज इक्वल टू क्या हो, जीरो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है। तो देखो जब ए एन इज इक्वल टू जीरो, यानी इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, समीकरण 1 से मैं जीरो, तो ये साई आर थीटा ऐसे का ऐसे, ये साई आर थीटा ऐसे का ऐसे, सिग्मा एन ऐसे का ऐसे। जो यहाँ पे ये वाली टर्म थी ये क्या हो गई आपकी जीरो, तो क्या बचा, बी एन आर माइनस एन प्लस 1 पी एन कॉस थीटा, यानी एक तो ये टर्म बची, एक ये टर्म बची। इससे क्या आ गया आपका समीकरण 2 आ गया। कौन से केस में, जब अपन ये मानते हैं कि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब यदि देखो मैं यदि गोले के सरफेस पर बात करूँ तो गोले का सरफेस जानते हो आप, आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए, और जब आर इज इक्वल टू ए होता है वहां पर साई कितना होता है आपका, एफ थीटा होता है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि गोले के पृष्ठ पर जो लिखा है मैंने r इक्वल टू ए पर जो साई होगा वो कितना होगा एफ थीटा। तो साई आर थीटा की जगह देखो इसकी जगह तो मैंने एफ थीटा रख दिया, जो ये था इसकी जगह मैंने क्या रख दिया एफ थीटा। ये टर्म ऐसे कि ऐसे r की जगह क्या आ जाएगा आपके पास a आ जाएगा, क्योंकि अपन क्या रख रहे हैं r इक्वल टू ए रख रहे हैं। तो बी एन ए की पावर माइनस एम प्लस वन पी एन कॉस थीटा। और आप जानते हो कि जो कॉस थीटा था वो किसके इक्वल था x के इक्वल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ थीटा इक्वल टू सिग्मा एन बी एन ए की पावर माइनस एन प्लस वन पी एन कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है केवल x। इस कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है केवल x, ये चेंज किया है। अब मैंने क्या किया लीजेंड्रे की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के लिए मैंने p दोनों तरफ पी एम एक्स का गुणा करने पर, आपने यदि रेक्टेंगुलर प्लेट को सॉल्यूशन में किया है, यदि आपने कोई क्यूब या बॉक्स था उसको सॉल्यूशन में पढ़ा है 3D के लिए, तो मैंने बताया था कि लास्ट में इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपन कुछ मल्टीप्लाई करते थे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है। तो वहाँ पे अपन साइन एन पाई इस टाइप से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे किससे कर रहे हैं अपन पी एम एक्स से, यानी पॉलिनोमियल से कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया कि दोनों तरफ पी एम एक्स का गुणा करके -1 व +1 के बीच समाकलन करने पर। तो देखो मैंने ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। तो ये इंटीग्रेशन -1 से +1 आ जाएगा, ये एफ थीटा इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा। तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म आ गई अपनी पी एम एक्स और डी एक्स, और समाकलन करने का क्या आया डी एक्स। इधर ये सिग्मा ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये बी एन ऐसे का ऐसे ए की पावर माइनस एन प्लस वन, और जो मल्टीप्लाई किया यानी पी एम एक्स और पी एन एक्स पहले से ही था, तो ये हो गया अपने पास पी एन एक्स और डी एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन है ये कुछ आपकी वैल्यू देता है, तो वो मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पे देखो ग्रीन में कि लीजेंड्रे बहुपद के लांबिकता गुणधर्म क्या होते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 से +1 पी एन एक्स डी एक्स, यानी इस टाइप को ऐसे भी लिख सकता हूँ पी एन एक्स पी एम एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स और डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 2n+1 या m+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल एन एम। यदि n इक्वल टू एम होता है, क्रोनिकर डेल्टा आता है, यदि m इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम होता है तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये कंप्लीट क्या देगा 0। इसलिए मैंने लिखा है कि यदि नॉट n इक्वल टू एम हो तब तो क्या होगा ये 0 होगा। और मैं मानता हूँ कि यदि n इक्वल टू एम हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैंने इस इंटीग्रेशन में लिख दिया कि जो n इक्वल टू एम होगा क्रोनिकर डेल्टा क्या बन जाएगा आपका 1, तो अपने पास क्या टर्म बचेगी 2/2n+1। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए दो स्टेप अलग ही खोल के लिखी है बिल्कुल। अब मैंने क्या किया यहाँ पे जो अपना चल रहा था इंटीग्रेशन, देखो अपने पास ये क्या था -1 से +1 एफ थीटा पी एम एक्स डी एक्स, ये टर्म अपन ने क्या रखी ऐसे की ऐसे रखी। अब अपने पास जो बी एन था तो ये मैंने क्या रखा बी एन ऐसे का ऐसे रखा। ये क्या था आपके पास ए की पावर -n+1, ये भी मैंने क्या रखा ऐसे का ऐसे। जो ये वाला इंटीग्रेशन था कौन सा ये वाला, ये जो इंटीग्रेशन था इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने कहाँ से लिख दी यहाँ से लिख दी 2/2n+1। कौन से केस में, जब n इक्वल टू क्या हुआ आपके पास m हो। तो ये हो गया आपके पास बी एन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट बी एन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी टर्म को इधर भेज दो। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -n+1 है, चाहे उसको नीचे भेजोगे तो माइनस, ऊपर आएगा तो प्लस, या डायरेक्ट भेज दो तो प्लस हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 2n+1/2 क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। ये यहाँ पहले से ही है तो ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब आप जानते हो कि यहाँ पे मैंने क्या माना था कि x इक्वल टू क्या माना था cos थीटा, dx इक्वल टू क्या माना था -sin थीटा d थीटा। अब आप जानते हो कि जो प्लस थीटा की वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, और जो -1, यानी जब यहाँ पे आप वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या करोगे जब इसमें ये वाले चेंज हुए x इक्वल टू फंक्शन चेंज हुआ, 2x इक्वल टू फंक्शन चेंज हुआ, तो इसमें लिमिट भी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो गई तो वो क्या हो गई 0 से पाई। तो an+1 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को लिमिट चेंज करना आपको आना चाहिए। an+1 ये क्या बना 2n+1/2, ये क्या बना 0 से पाई एफ थीटा पी एन एक्स कॉस थीटा साइन थीटा। अब जो x की जगह कॉस थीटा था इसकी जगह मैंने ये रख दिया। देखो एफ थीटा तो ऐसे का ऐसे, पी एन ऐसे का ऐसे, x की जगह क्या आ गया कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या आया था साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब वो माइनस आएगा पर उस माइनस को मैंने क्या कर दिया, जो ये लिमिट को एक्सचेंज करके क्या कर दिया 0 to पाई कर दिया, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है अपना ऑड फंक्शन है। तो अब अपने पास हो गया कि समीकरण 2 से क्या हो गया अपने पास साई आर थीटा। देखो समीकरण 2 ये थी अपने पास, बी एन का मान निकला तो मैंने बी एन का वैल्यू रख दी। तो ये कंप्लीट, तो मैंने क्या किया वापस ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, मतलब एन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने क्या लगा दिया सिग्मा लगा दिया। ये अपन ने क्या लिखा, जो अपने पास ये कंप्लीट तो इसका क्या था सॉल्यूशन था, ये कंप्लीट क्या था इसका सॉल्यूशन, यानी इतनी बड़ी तो क्या थी आपके पास ये बी एन की क्या थी वैल्यू थी। ये वैल्यू तो किसकी थी बी एन की, तो ये मैं बी एन की वैल्यू कहाँ रखूंगा समीकरण 2 में। तो देखो बी एन की वैल्यू रख रही ये r-n+1, तो ये r-n+1 ऐसे का ऐसे, और पी एन कॉस थीटा ऐसे का ऐसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या आया देखो, अब अपने पास जो नेक्स्ट आया वो क्या आया, साई आर थीटा सिग्मा 2n+1/2। अब देखो इसमें a की पावर n+1, यहाँ पे क्या है r की पावर -n+1, ये इसके बट्टा में नहीं है, ध्यान रखना ये पूरा इसके साथ ही है, ये लाइन खींची इसका मतलब आप बट्टा में मत समझ लेना, क्या है ये इसके आगे ही की टर्म है। तो देखो ये क्या मैं इसको नीचे भेज सकता हूँ, नीचे भेजूंगा तो क्या होगा 1/r की पावर n+1, तो क्या मैं a/r और इस टाइप में इसको लिख सकता हूँ n+1, दोनों की पावर n+1 है तो a/r n+1 pn cos थीटा ऐसे का ऐसे, और जो ये इंटीग्रेशन था ये टर्म ऐसे की ऐसे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कहाँ पर, यानी गोले के जो बाहर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा आपका पास, इतना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में निकालना है। तो इसके बारे में लगाइए टॉपिक और थ्योरी लिखिए, फिर मैं आप इसको लिखना, पहले 2-4 लाइन लिख लीजिए थ्योरी की, लिखिए इसमें माना एक a त्रिज्या का चालक गोला है, माना कि एक a त्रिज्या का चालक गोला है, माना कि एक a त्रिज्या का चालक गोला है जिसके बाहर तथा अंदर हम विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके बाहर तथा अंदर हम विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं, और इसका पृष्ठ भूसंकर्पित है यानी ग्राउंडेड है, चालक गोले का पृष्ठ भूसंकर्पित या ग्राउंडेड है, तथा यह z अक्ष के अनुदिश, तथा यह z अक्ष के अनुदिश एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 में उपस्थित है, तथा यह z अक्ष के अनुदिश एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उपस्थित है। गोला चालक होने के कारण, गोला चालक होने के कारण विद्युत विभव द्विगंशी कोण पर फाई पर निर्भर नहीं करता। गोला चालक होने के कारण विद्युत विभव द्विगंशी कोण यानी एक्जिमुथल एंगल फाई पर निर्भर नहीं करता, अर्थात m = 0, अर्थात m = 0। अतः हम विभव का मान लाप्लास समीकरण के हल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम विभव का मान लाप्लास समीकरण के हल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लिख लो, माना a त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर विभव निम्न प्रकार वितरित है। माना a त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर विभव निम्न प्रकार वितरित है, यानी क्या वितरित है, यहाँ पे ये ब्लू मार्कर में लिखा है पृष्ठ पर जो विभव है वो ये माना, ये लिख लेना इसके आगे साई a थीटा = f थीटा, यानी गोले के पृष्ठ पर जो विभव होगा कितना होगा, ये हो गया। फिर लिखिए, माना कि गोले के बाहर व अंदर, माना कि गोले के बाहर व अंदर आवेश घनत्व शून्य है, माना कि गोले के बाहर व अंदर आवेश घनत्व शून्य है, इसलिए हम लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं, इसलिए हम लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। अतः इसके लिए परिसीमा प्रतिबंध को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अतः इसके लिए परिसीमा प्रतिबंध को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अतः इसके लिए निम्न प्रकार परिसीमा प्रतिबंध लिख सकते हैं। और ये जो बाउंड्री कंडीशन लिख रखी है मैंने, ये दोनों, ये वाली, तो ये बाउंड्री कंडीशन लिख लो दोनों, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या, बाउंड्री कंडीशन ही है। बाउंड्री कंडीशन लिखो और उसके बाद ए पॉइंट लगा के लगा लो गोले के बाहर विभव, क्या लगा लो, गोले के बाहर विभव, गोले के बाहर विभव। अब इसमें लिख लो गोले के बाहर विभव में कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव का मान, गोले के बाहर, बाहर कहाँ, देखो मैंने जो गोला बनाया है उस पर P पॉइंट है,
ये डायग्राम भी आप छोटा सा कहीं पे बना लेना, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पर तो भी एक बार समझने के लिए बना देना। बना दो डायग्राम, बना दो साइड में कहीं। फिर लिखो कि गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विभव का मान, गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विभव का मान लाप्लास समीकरण की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, लाप्लास समीकरण की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, चूंकि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, चूंकि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, अतः इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने के लिए, अतः इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने के लिए गुणांक an का मान शून्य होगा, गुणांक an का मान शून्य होगा। अब जो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है कंप्लीट रूप से छाप दीजिए। अब इसमें थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थी मैंने लिखा दी, पहले ही m के लिए लिखा दिया, en के लिए लिखा दिया, जो इसका बाउंड्री कंडीशन थी उसके बारे में लिखा दिया। अब पूरा का पूरा आपको कंप्लीट लिख लो ऐसे कैसे। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी लिखो।
मैं बोर्ड पर आप बता देता हूँ कि पहले इसलिए लिखता हूँ कि बाई चांस मैं ऐसे लिखने जाता हूँ तो इधर वाला ही आपको नहीं दिखता, जब मैं इस साइड से लिखता हूँ, और उधर लिखता हूँ तो फिर बीच में लिखता हूँ तो आपको नहीं दिखता। इसलिए मैंने क्या किया, पहले से लिख लिया, एक एक टर्म एक एक स्टेप को मैंने समझा दिया। लिख दिया, चले आगे। अब दूसरा लगाओ, लिख दिया हो तो एंड तक लिख दिया होगा, डायग्राम भी बना दिया होगा, तो दूसरा लगाओ, गोले के अंदर विभव। दूसरा पॉइंट लगा दो, गोले के अंदर विभव। क्या लगाना है, गोले के अंदर विभव। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, अब इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें कौन सा शून्य हुआ था अपना, an शून्य हुआ था। अब यदि मैं क्या करता हूँ, गोले के अंदर यदि r इज इक्वल टू जब 0 पर ले जाऊंगा, जब r इज इक्वल टू 0 जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब r इज इक्वल टू मैं 0 पर ले जाऊँ तो ये वाली टर्म इन्फानाइट की ओर जानी चाहिए। यानी अब की बार क्या करना है आपको, जो bn का मान है उसको शून्य करना है, बाकी ये का यही प्रोसेस चलाना है an के साथ। तो वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, आपके an की वैल्यू निकलेगी। तो लगा लो गोले के अंदर विभव, और उसमें 2 लाइन लिख लो आप। इसको तो मैं हटा दूं, इसको एक बार रहने देता हूं। देखो लिख लो, इसमें 2 लाइन लिख लो आप। पहले लगाओ गोले के अंदर विभव, और उसमें लिखो कि गोले के अंदर जब r का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है, गोले के अंदर जब r का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है तो r की पावर -n+1, r की पावर माइनस ब्रैकेट के बाहर फिर ब्रैकेट में n+1 अनंत की ओर अग्रसर होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है, जिसके कारण विभव का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है, जिसके कारण विभव का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है। परंतु गोले के अंदर विभव अनंत नहीं हो सकता, परंतु गोले के अंदर विभव अनंत नहीं हो सकता, इसलिए गुणांक bn अवश्य 0 होना चाहिए, इसलिए गुणांक bn अवश्य 0 होना चाहिए। देखो अब बोर्ड पर ध्यान दो, यदि मैं बात करता हूँ स्फीयर की, स्फीयर में यदि बात करता हूँ कि इनसाइड ऑफ द आउट स्फीयर, तो इनसाइड में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें आप क्या कह सकते हो कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ना कि पोटेंशियल। पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो बाहर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या आएगा, आपका पोटेंशियल आएगा। यानी आप जानते हो कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वहाँ पोटेंशियल आएगा। यदि मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो क्या हो सकता है, 0, पर पोटेंशियल तो बाहर है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ अंदर भी आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया कि मैंने थ्योरी में लिखा दिया कि जो bn होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखो आपको जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आना चाहिए, बताओ, लिख सकते हो क्या सॉल्यूशन, बताओ लिख सकते हो नहीं। यानी इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अब ये आएगा IR θ n ऐसे का ऐसे, bn 0 हो गया तो ये क्या रहेगा, ANRN PN cos θ। बताओ यही रहेगा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, कितना दिया था पहले, कोई दिया था क्या, 3 दे देता हूँ। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन था, जिसमें ज्योमेट्रिकल एंगल वाली टर्म, फाई वाली टर्म 0 थी, तो ये तो अपना लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन था। यहाँ पे जब ये वाला 0 किया तो क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब आप जानते हो कि जब r इज इक्वल टू a पर, क्या जानते हो कि r इज इक्वल टू जो a पर होता है तो साई r थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका f थीटा के इक्वल होगा। क्या मैं इसकी जगह f थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा an, r की जगह क्या हो जाएगा a n pn क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास x होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास f थीटा इज इक्वल टू सिग्मा n a की पावर n, सॉरी सिग्मा n an a की पावर n और pn क्या आ जाएगा आपके पास x। क्या मैं यहाँ पे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या बताऊँ, क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, किसका जो पहले किया था, दोनों तरफ
पी एन एक्स व पी एम एक्स का गुणा कर -1 व +1 के बीच समाकलन करने पर। यही किया था पहले भी, तो सेम इसमें भी यही करना है, वही प्रोसेस अपनाना है। केवल एक कांस्टेंट का टर्म जो बी एन था वहाँ 0 करना है, पहले ए एन 0 था। तो जब देखो ये वाली टर्म में करता हूँ 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एफ थीटा, तो ऐसे का ऐसे ये मैंने इंटीग्रेशन -1 से +1 एफ थीटा पी एन एक्स पी एम एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, देखो जो इधर वाली है इधर क्या आ जाएगा, यदि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो एक बार के लिए सिग्मा हटा देता हूँ, तो ये क्या आएगा आपका ए एन ए की पावर एन, और ये क्या आ जाएगा आपके पास पी एन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास पी एन एक्स, यानी ये क्या आ जाएगा पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स और -1 to +1 यही आएगा। अब यहाँ से भी आप इसका सॉल्यूशन जानते हो कि इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आना चाहिए आपके पास, ये आना चाहिए। तो क्या मैं इसका सॉल्यूशन ये लिख सकता हूँ, यानी ये जो इंटीग्रेशन है इसका सॉल्यूशन इसी टाइप में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1 से +1 एफ थीटा पी एन एक्स पी एम एक्स, यहाँ पे 2 टर्म थोड़ी थी ना, सॉरी मैंने गलती दोनों तरफ पी एन एक्स नहीं, ओनली पी एम एक्स का गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, ओनली एक टर्म का मल्टीप्लाई करना है, दोनों नहीं करना। दोनों करोगे तो यहाँ डबल बन जाएगी अपनी टर्म, क्योंकि यहाँ पी एन पहले से ही है, तो मल्टीप्लाई किसकी जरूरत है अपन को इस इंटीग्रेशन के लिए, पी एम की। तो मल्टीप्लाई किसका करना है, एफ थीटा पी एम एक्स का करना है। ठीक है, किसका करना है, एफ थीटा ओनली पी एम एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एफ थीटा पी एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए एन हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए की पावर क्या आ जाएगा आपके पास एन आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख लूँ डायरेक्टली 2n+1, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ए एन की वैल्यू निकालनी है तो ए एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो ये इधर आएगा तो क्या बचेगा अपने पास ए की पावर -n 2n+1 2, और ये इंटीग्रेशन -1 से +1 एफ थीटा और पी एम एक्स। इसको मैं यदि एक्स इज इक्वल टू क्या माना था अपन ने, कॉस थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -sin थीटा डी थीटा। इसको यदि इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर -n 2n+1 2, ये हो जाएगा 0 से पाई, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ थीटा ऐसे का ऐसे, सॉरी यही आएगा एफ थीटा ऐसे का ऐसे, और जो पी एम एक्स है पी एम की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये पी एम एक्स था, यहाँ पे n इज इक्वल टू एम लिया, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा अब पी एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा पी एन, तो पी एन और x की जगह क्या आ जाएगा वापस कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह साइन थीटा डी थीटा, यही टर्म आएगी। यानी देखो अपने पास जो टर्म चल रही थी यहाँ पे क्या था, ये डी एक्स था, इंटीग्रेशन हो रहा है तो डी एक्स तो आएगा ही, तो यहाँ पे भी मैं डी एक्स लगाना भूल गया। ठीक है, ये डी एक्स आ जाएगा ए की पावर एन पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स, इनका सॉल्यूशन ये वाला होता है। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन मैंने लिख दिया 2/2n+1, तो ये क्या हो गया ए की पावर -n, यानी इसको इधर भेज दो, बाकी ए एन को अकेला उधर रखो, तो ये आपका क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा, यही आएगा आपका ए एन, यही आएगा आपका ए एन। चेक करो सही है क्या, कोई मिस्टेक तो नहीं। सही है क्या, बताओ सही है या नहीं। अब मैं क्या करूँगा, देखो ए एन की वैल्यू आ गई, वो ए एन की वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा बताओ, ए एन की जो वैल्यू थी अपने पास कहाँ रखनी है अपन को, समीकरण 3 में, तभी इसका क्या हो जाएगा, इसके अंदर का विभव आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से।
तो ये क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 3 क्या है आपका, साई आर थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एन आ जाएगा, ऐसे का ऐसे, सिग्मा एन ऐसे का ऐसे। ए एन है तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल ए एन था उसको स्मॉल बना दिया, ये ए एन है, देखो छोटी सी मिस्टेक भारी पड़ सकती है। ए एन, तो ए एन की वैल्यू तो आ गई अपने पास, कंप्लीट वैल्यू लिख लूँ मैं, ए की पावर माइनस एन 2n+1 2 0 से पाई एफ थीटा पी एन कॉस थीटा साइन थीटा डे थीटा, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, ए एन की वैल्यू रख ली, अब बचा क्या आपके पास ए एन, ये बचा, या फिर समीकरण सॉरी 3, तो क्या बचा आपके पास आर एन पी एन, और ये क्या बना आपका कॉस थीटा, ये कंप्लीट टर्म बची। क्या मैं देखो ए की पावर एन है और आर की पावर एन, इसको मैं कुछ करके जो एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ, क्या बताऊँ, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं। आर की पावर एन है, क्या आर की पावर एन को मैं नीचे भेज दूँ, यानी इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साई आर थीटा इज इक्वल टू एन 2n+1 2 आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर बाय ए, लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं। ये नीचे जाएगा तो 1 ए की पावर एन, ये ऊपर ही है तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा आपके पास पी एन कॉस थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ थीटा पी एन कॉस थीटा साइन थीटा डे थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके गोले के अंदर का विभव हो जाएगा। तो ये क्या व्यक्त करता है, यह गोले के अंदर विभव को व्यक्त करता है। ये क्या व्यक्त करता है, गोले के अंदर विभव को व्यक्त करता है। तो इसी के साथ ये वाला डेरिवेशन अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं किया इसमें, जो लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन आया था तो पहले वो सॉल्यूशन काम में लिया है, जिसमें आर थीटा फाई तीनों के सॉल्यूशन लिए। आर का सॉल्यूशन श्रीधराचार्य से निकाला था, थीटा का सॉल्यूशन लीजेंड्रे से निकाला था, और फाई का सॉल्यूशन जो यहाँ पे काम ही नहीं आ रहा वो यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। एम इज इक्वल टू 0, एक्जियोमेट्रियल एंगल इज इक्वल टू 0 की वजह से। अब मैं बात करता हूँ, यदि जो सॉल्यूशन आ रहे थे, यदि गोले के बाहर की बात करते हो तो आपको क्या जीरो करना है, ए एन जीरो करना है। यदि अंदर की बात करते हो तो क्या जीरो करना है, बी एन जीरो करना है। और इसको लेते हुए मैन ये इंपॉर्टेंट एक ऑर्थोगोनल कंडीशन आती है, इसको ध्यान होना चाहिए। इसके बेस पे ये क्या बनेगा, आंसर बनेगा इसका, लिख लीजिए इसे। तो कैसे लगी आपको ये यूनिट, मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट नंबर 4? ठीक थी क्या, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं है। यदि समझ में आ जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यदि एक केस आपको समझ में आ गया तो दूसरे में तो कुछ नहीं है, केवल एक गुणांक दूसरा पहले ए एन शून्य किया था, अब बी एन शून्य किया है।
ठीक है, लिख दिया। अब आपके पास मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, लिख दिया होगा। अब देखो करना क्या है, मैंने आपको कौन कौन सी यूनिट करवा दी, यूनिट फर्स्ट करवा दी, यूनिट सेकंड करवा दी और यूनिट फोर्थ करवा दी। ये मैंने क्या कराई है, तीनों कंप्लीट कराई है। कंप्लीट यानी कितनी, 100% तीनों। ठीक है, अब आपके पास रही यूनिट नंबर थर्ड। इसको मैंने पेंडिंग क्यों रखी है, तो इसका मैं रीजन बता देता हूँ। ये है आपके पास पूरी मैथमेटिक्स, क्या है, पूरी मैथमेटिक्स। और कौन सी मैथमेटिक्स है, जो आपके पास यूनिट थर्ड है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके मैथमेटिक्स में बुक चलती है, कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस रिलेटेड ये बुक है। तो मैंने ये इसलिए पेंडिंग रखी है कि एक बार आप जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे, जो ये मैथमेटिक्स में बुक है आपके सेकेंड ईयर में, इस बुक को आप कंप्लीट पढ़ लोगे, तब इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, ये वाली यूनिट स्टार्ट करवाऊंगा आपके। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, मतलब ये जो स्पेशल फंक्शन के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस टाइप की है। तो इसको मैं कहाँ करवाऊंगा आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ लोगे, क्योंकि इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ भी काम आएंगे, इसलिए मैं इसको अभी से नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो आपको यहाँ वापस मुझे स्टार्टिंग से डिफरेंशियल इक्वेशन समझानी पड़ जाएगी। तो उसके लिए आप पहले इस बुक को कंप्लीट पढ़ोगे, इसमें जो जो टर्म आती है वो पढ़ोगे, उसके बाद मैं कौन सी करवाऊंगा, यूनिट नंबर थर्ड करवाऊंगा। छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 5 से 6 दिन का काम है, 5 से 6 क्लास का, तो वो आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिट आप, मैंने जो 3 करवाई, इसको आप क्या करें, 100% कंप्लीट कर लें। अब मैं बात कर रहा हूँ जो नेक्स्ट बुक अपन स्टार्ट करने वाले उसके बारे में। तो देखो नेक्स्ट बुक कौन सी करने वाले अपन, जो नेक्स्ट बुक है वो अपन करेंगे स्टार्ट कौन सी, थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं यूनिट कौन से स्टार्ट करूंगा, जो थर्मोडायनेमिक्स अपने दो पार्ट में, एक तो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, ये 2 यूनिट है, ये तो है आपके पास कंप्लीट थर्मो की। ठीक है, और जो यूनिट थर्ड फोर्थ है, यूनिट थर्ड और फोर्थ है, ये है आपके पास स्टैटिक्स, यानी जिसे बोलते हैं ऊष्मागतिकी या सांख्यिकी की। तो स्टैटिक्स की ये यूनिट है। ठीक है, तो स्टैटिक्स की यूनिट है, तो पहले मैं क्या करूंगा, क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स इनके नाम है, तो सबसे पहले मैं आपको इन यूनिट को कवर कराऊंगा। किस यूनिट को, यूनिट थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, तो ये अपन कैलकुलेशन वाली पहले कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड फोर्थ करेंगे, फिर अपन कौन सी करेंगे, यूनिट फर्स्ट सेकंड करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का भी अपना टारगेट वही है, लगभग 1 महीने का, मिनिमम 1 महीना से 1.25 महीना अपन मान के चलते हैं। ये यूनिट तो जल्दी हो जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, तो अपन कल से नई क्लास में स्टार्ट क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, यूनिट नंबर कौन सी, थर्ड। अच्छे से करवाऊंगा, अच्छे से न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा उसके। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई बुक के साथ, नई यूनिट के साथ, नई टॉपिक के साथ।